हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो आपकी जो 6th क्लास का नया सिलेबस है उसको हमने स्टार्ट कर दिया है। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। सारी एक्सरसाइज कराने से पहले हम चैप्टर को पढ़ाते हैं, पूरा कंप्लीट पढ़ाते हैं, एक एक उदाहरण कराते हैं और साथ में हमारी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है उसको भी देखते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले इस थ्योरी को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आगे चलकर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैथ्स आगे क्या होता है कि मैथ्स जो है उसका लेवल बढ़ता रहता है। फिर आपको अगर ये छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी जिनको आप मिस कर दोगे तो प्रॉब्लम तो होगी। तो ये प्रॉब्लम आपको आगे चलकर ना हो तो ये इंट्रोडक्शन क्लास आपको देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रमेश के पास 6 कंचे हैं। वह इन्हें पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है, प्रत्येक पंक्ति में कंचों की संख्या समान है। वह उन्हें निम्न विधियों से व्यवस्थित करता है और कंचों की कुल संख्या परिकलित करता है। ये आगे चलकर आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा अगर आपने इन चीजों को सीख लिया। जैसे कि उसने कितनी पंक्ति बनाई, 1 पंक्ति बनाई, और ठीक है, और एक पंक्ति में हर एक उसमें ठीक है प्रत्येक पंक्ति में कितने कंचे रखे हैं, उसने एक कॉलम बनाया, ठीक है, जिसको स्तंभ बोलते हैं। और कितनी पंक्तियां बना दी, 6 पंक्तियां बना दी। हर पंक्ति में उसने एक एक क्या बना रखा है, एक एक कंचा रखा है, ठीक है। अब हर पंक्ति में समान कंचे हो गए। तो एक तो तरीका ये हुआ। अगर इसको हम सॉल्व करें, पूछा जाए कि हमारे टोटल कंचे कितने हैं, तो हमारा जो पंक्तियों की संख्या कितनी है, वो है 6, ठीक है। और हमारे स्तंभ कितने हैं, जिसको हम कॉलम बोलते हैं, वो है 1। कॉलम और रोज की देखो इस तरीके से जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉलम। हिंदी में बोलते हैं, अभी क्या बताया था मैंने, स्तंभ, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। और ये इधर इस तरीके से जो खड़े होते हैं, जो लेटे हुए होते हैं, उनको हम इंग्लिश में तो रोज बोलते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है। अगर कई सारी तो रोज, और इसको हम बोलते हैं पंक्ति, हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, ठीक है। आया समझ में? तो हम पंक्ति और कॉलम की, रोज और कॉलम की कर देते हैं गुणा, तो हमारा आ जाएगा कितने टोटल कंचे हैं। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है प्रत्येक पंक्ति में 2 कंचे होने चाहिए, मतलब प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें कितने कंचे होने चाहिए, 2 कंचे होने चाहिए। और इन्होंने ऊपर सबसे बोला था कि समान होने चाहिए कंचे हमारे, तो समान हमने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। 2-2 कंचे हम रख रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे कॉलम कितने यहाँ पे बन रहे हैं, कॉलम हमारे 2 बन रहे हैं और पंक्तियां हमारी कितनी बन रही है, 3 बन रही है। कॉलम की संख्या हमारी 2 है, पंक्तियों की संख्या 3 है। अगर हमसे पूछा जाए कुल कंचे कितने हैं, तो हम इन 2 और 3 की गुणा कर देते हैं, हमारा 6 आ जाएगा। ऐसे इस बार हम क्या कर रहे हैं, 3 हम क्या बना रहे हैं, एक पंक्ति में 3 वो रख रहे हैं, कंचे रख रहे हैं। तो एक हमारी पहली पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, हर पंक्ति में हमने 3-3 हमने रख दिए हैं कंचे, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा हमारे कॉलम कितने बन रहे हैं, तो कॉलम हमारे कितने बन रहे हैं, कॉलम बन रहे हैं 3, पंक्तियां हैं हमारी 2, ठीक है। कॉलम बन रहे हैं 3, पंक्तियां हैं हमारी 2, तो हम कुल निकालने के लिए 3 और 2 की कर देते हैं गुणा, ठीक है। अब इनमें हमने कितने रखे हैं उससे फिलहाल हमें मतलब नहीं है, इससे ही हमें पता चल जाएगा कितने हमने रखे हैं, ठीक है। 2 हमने पंक्तियां बनाई हैं, 3 हमने कॉलम बना दिए हैं। कुल निकालने के लिए पंक्ति और कॉलम की हम कर देते हैं गुणा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, ठीक है। इसमें हमको देखना है क्या पढ़ना है। यहाँ पे कह रहे हैं वह कोई ऐसी व्यवस्था नहीं सोच सका जिसमें पंक्ति 4 कंचे अथवा 5 कंचे हो, इसलिए अब केवल एक व्यवस्था बची है जिसमें एक ही पंक्ति में 6 कंचे रखने हैं। तो उसके पास कितने कंचे थे, उसके पास 6 कंचे थे। तो वो इस बार क्या करना चाहता है, एक पंक्ति में 4 कंचे या 5 कंचे रखना चाहता है। तो एक पंक्ति में उसने 5 कंचे रख दिए, ठीक है। तो एक कंचा रह गया, तो ये हमारे समान कहाँ हुए, इसमें तो 5 कंचे हैं, इसमें हमारा 1 कंचा है, तो ये सिस्टम इसका बन नहीं पाया। तो उसने क्या किया, 4 रख के देखे, तो 4 रखे, तो इस पंक्ति में तो 4 हो गए, इसमें हमारे 2 हो गए। तो उसने क्या सोचा था, हर पंक्ति में हमारे कंचे जो है समान होने चाहिए, तो इसमें भी नहीं हो पाया। तो उसके पास लास्ट ऑप्शन ये बचा, उसने सारे के 6, हर पंक्ति एक ही पंक्ति है, एक ही में 6 कंचे हैं, उसको इस तरीके से लिख के देख दिया। तो कॉलम हमारे कितने हैं, 1 है, और कॉलम हमारे कितने 6 हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 6।
4 कॉलम, 5 कॉलम, 6 कॉलम, ठीक है। 6 कॉलम है, पंक्ति हमारी एक है, तो 6 की 1 से कर देंगे गुणा तो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो इन्होंने कहा है इन परिकलनों में हमेशा देखता है 6 को विभिन्न प्रकार से दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि नीचे दिखाया है। सबसे पहले हमने इस तरीके से रखा था, फिर हमने इस तरीके से रखा, इस तरीके से रखा, फिर इस तरीके से रखा, ठीक है। हम जानते थे 1 के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में 2, 3 की गुणा करके 6 आएगा, 3 के पहाड़े में 6 आता है, 6 के पहाड़े में 6 आता है। क्या 4 के पहाड़े में 6 आता है, तो आप कहोगे नहीं। क्या 5 के पहाड़े में 6 आता है, आप कहोगे नहीं। इसलिए हमने इन कंचों को 4 और 5 में डिवाइड करके नहीं रख पाया था, ठीक है। ये हो गया। ये कह रहे हैं से यह कहा जा सकता है 2, 3 और 6 को पूरी विभाजित करती है। मतलब ये जो हमारा 6 है, 6 जो है, 6 को कौन कौन पूरा विभाजित कर रहा है, एक तो सबको ही करता है, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है और 6 कर रहा है। तो ये इतने पॉइंट्स निकल के आए, ठीक है। तो यही जो है अर्थात 2, 3, 6 के पूरे विभाजक है ये। तो ये क्या बोले जाएंगे, 2, 3 और 1 तो सबको ही होता है, इसलिए इन्होंने 1 को छोड़ दिया। 2, 3, 6 जो है वो पूरे विभाजक बोले जाएंगे, इसके डिविजर बोले जाएंगे, ठीक है। और आगे चलते हैं। इतनी बात जो है इंपॉर्टेंट बात है, यह बात ध्यान रखना, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वहां पे हम टिक लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। आपको बता देते हैं, अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स, मतलब हैंड रिटन नोट्स जब हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तब, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं, ये वाली पीडीएफ और साथ में आपकी बुक जिसको हमने टच भी नहीं किया है, पूरी आपकी पूरी साफ सुथरी बुक अगर आपको चाहिए, सारे सोल्यूशन चाहिए, इसके लिए हम आप हमारे ऐप जोजेस स्टडी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। फिर ये कह रहे हैं इस प्रकार 1, 2, 3 और 6 संख्या 6 के क्या है, विभाजक है, जिसको हम डिविजर भी बोल सकते हैं। ये 6 के गुणनखंड कहलाते हैं। तो 6 के गुणनखंड अगर पूछा जाए तो कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ये सब क्या है, 6 के गुणनखंड है, ठीक है। या कह लो 6 के फैक्टर हैं। 1 के पहाड़े में भी 6 आता है, 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, 3 के पहाड़े में भी 6 आता है और 6 के पहाड़े में भी 6 आता है। फिर ये कह रहे हैं 18 कंचों को पंक्तियों में व्यवस्थित करने का प्रयत्न कीजिए और 18 कंचों के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है, 18 कंचों के गुणनखंड करना है। तो हमारे पास क्या है, 18 है। अब आप ऐसे निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 1 के पहाड़े में 18 आता है, आप कहोगे हाँ। 2 के पहाड़े में 18 आता है, आप कहोगे हाँ। 3 के पहाड़े में 18 आता है, आप कहोगे हाँ। 4 के पहाड़े में 18 आता है, नहीं आता तो नहीं लिखना है। 5 के पहाड़े में 18 आता है, नहीं आता है। 6 के पहाड़े में 18 आता है, हाँ। और 7 के पहाड़े में 18 आता है, आप कहोगे नहीं तो नहीं लिखेंगे। 8 के पहाड़े में 18 आता है, नहीं। 9 के पहाड़े में 18 आता है, आप कहोगे हाँ। 10 के पहाड़े में 18 आता है, नहीं। 11 के पहाड़े में 18 आता है, नहीं। 12 के नहीं, 13 के नहीं, 14 के नहीं, 15 के नहीं, 16 के नहीं, 17 के नहीं, 18 के हाँ। अब यहाँ पे तो 18 था, हमने काउंटिंग कर ली, जैसे तैसे काउंटिंग कर ली, जैसे तैसे काउंटिंग कर ली, हमने बता भी दिया इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कितने गुणनखंड निकले हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 118 हो तो आप इस चीज को आसानी से कर पाते, तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो आपको एक और ट्रिक बता देते हैं, जैसे कि आप इसके 18 के आधे तक चले, ठीक है। आपने 18 के आधे तक चले, आधे के बाद डायरेक्ट वही जो संख्या होती है वही आती है, ठीक है। वही संख्या होती है, जैसे हमने 6 के निकाले थे, 1, 2, 3, 6। 3 जो था 6 का आधा था, 3 के बाद जस्ट वही संख्या आ गई, ठीक है। ऐसे ही आधे तक चलना है, फिर हमें डायरेक्ट वो जो संख्या दी होती है वो ले लेना है, और आधे तक हमें चेक करना पड़ेगा। छोटी संख्या है तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और इतना हो गया, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 18 को भाग करेंगे 18 से 1 आएगा, 9 को भाग करेंगे 18 से 2 आएगा, 6 को 18 को उससे भाग करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, कई सारे तरीके हैं। अगर आपको ये सारी ट्रिक्स वगैरह जाननी है तो इसके लिए आपको हमारे चैनल जोजेस बेसिक मैथ पर विजिट करना पड़ेगा। अब हम गुणनखंड और गुणज देखते हैं। गुणनखंड अलग चीज है, गुणज अलग चीज है। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स और गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल्स, ठीक है। दोनों ही अलग चीज है, कंफ्यूज मत होना, इस दोनों सेम है, दिखने में सुनने में थोड़ा सा सेम लगता है पर दोनों अलग है, ठीक है। मैरी वे संख्याएं ज्ञात करना चाहती है जो 4 से पूरी विभाजित करती हैं और 4 को 4 से कम
या उसके बराबर की संख्याओं से इस प्रकार विभाजित करती है। तो वो क्या करना चाहती है, 4 को विभाजित करना चाहती है और 4 से कम को भी। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से भाग दिया तो हमारे पास 4 आया, फिर 2 से भाग किया हमारे पास 2 आया और नीचे हमारा शून्य आना चाहिए। 3 से भाग किया तो हमारे पास एक शेष आ रहा है, एक शेष नहीं आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने भागफल भी लिख दिया 4, शेषफल 0, भागफल 2, शेषफल 0। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने 4 को 1 गुणे 4 में 1 गुणे 4 में काट दिया, 2 गुणे 2 में 4 को लिख दिया। और यहाँ पे हमने लिख ही नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे शेष बच रहा है। इसको देखते हैं, 4 को 4 से भाग दिया तो हमारा शून्य आ गया, एक बार में गया, 4 गुणे 1 के रूप में लिख दिया। शेषफल हमारा 0 आना चाहिए, बात उतनी है। फिर वो क्या पाती है कि संख्या को 4 को निम्न तरीके से भाग किया जा सकता है। तो 4 हमारा कब आएगा, जब 1 चक्कू 4 करेंगे, 2 दूनी 4 करेंगे या 4 एकम 4 करेंगे। तो 4 के फैक्टर्स हमारे क्या क्या आए हैं, गुणनखंड क्या आए हैं, 1, 2, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। ठीक है, ये आया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आधा हम चले, इसका आधा चले 2 तक और उसके बाद डायरेक्ट 4 पे पहुंच गए। ठीक है, ये एक ट्रिक है छोटी सी, ताकि आप ज्यादा चेक ना करो, आधे तक चेक करो बस। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो ये कह रहा है, वह ज्ञात करती है कि 1, 2, 4 संख्या 4 के पूरे पूरे विभाजक हैं। तो ये 4 के क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। आया समझ में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है मानते हैं, पर हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाते हुए चलते हैं, ये भी आपको मालूम। ठीक है, अब मानते होंगे खुद भी, मुझे मनवाने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। पूरा पूरा विभाजक होता है कि मतलब जैसे कि हमने देखा था 3 से भाग किया था, शून्य नहीं आ रहा था, शेष आ रहा था, तो वो पूरा पूरा विभाजक नहीं हुआ ना, बाकी सब में शून्य आ रहा था। तो 1, 2, 4 इनमें शून्य आ रहा था शेषफल, इस वजह से वो पूरे पूरे विभाजक हो गए। फिर खेल बनाया है इन्होंने कोई, देखते हैं भैया क्या खेल है। यह खेल पहले हम देख लेते हैं, ओजस के आने का टाइम हो रहा है। यह खेल 2 व्यक्तियों मान लो ए बी द्वारा खेला जाता है। यह खेल गुणनखंड ज्ञात करने के बारे में है। इसके लिए 50 कार्डों की आवश्यकता है, जिन पर 1 से 50 तक संख्याएं अंकित हैं। एक मेज पर इन कार्डों को नीचे दर्शाए अनुसार व्यवस्थित किया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरीके से किया 50 तक। एक कार्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसको हमने यहाँ पे साइड में रख दिया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं निर्णय लीजिए पहले कौन खेलेगा, ए खेलेगा बी खेलेगा। तो कह रहे थे मान लीजिए ए पहले खेलता है, वह मेज से एक कार्ड उठाता है, ठीक है, और अपने निकट रख लेता है। मान लीजिए उसने 28, उस कार्ड पर 28 लिखा था, मतलब ए ने एक कार्ड उठाया जिसपे क्या लिखा था, 28 लिखा था, अपने पास में रख लिया। जब भी अब वे सभी कार्ड उठाते हैं, खिलाड़ी भी अब वे सभी कार्ड उठाता है जिन पर एक कार्ड पर लिखी संख्या अर्थात 28 के गुणनखंड लिखे और उन्हें अपने निकट के ढेर में रख देता है। अब 28 के गुणनखंड हमें ढूंढने पड़ेंगे कि भैया 28 के गुणनखंड है क्या, तभी तो हम उठाएंगे। बी तभी तो उठाएगा जब इसे गुणनखंड निकालना पड़ता होगा। तो गुणनखंड निकालने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। ये हमारा तरीका है लासाविक। 28 लिखेंगे, ठीक है, इससे आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। देखो 2 के पहाड़ी में हमारा 28 आता है ना, 2 एकम 2, 2 चक्कू काट कट गया ना पूरा पूरा। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14। अब हम फिर काटेंगे 7 एकम 7। अब हमारे पास क्या क्या आया है, अब आप कहोगे 1 आया है, 7 आया है, 2 आया है। ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले 1 की 7 से गुणा करेंगे। सबसे पहले तो सबसे छोटा लिख लो, 1 सबसे छोटा है, जो दिख रहे हैं उनमें सबसे छोटा लिख लो, फिर 2 है, फिर 7 है। अब हम क्या करेंगे, 1 की 7 से गुणा की, 7 ऑलरेडी आ गया। 1 से 2 की गुणा की, 2 भी ऑलरेडी आ गया। 1 से 2 की गुणा की, 2 भी ऑलरेडी आ गया। अब हम 2 और 7 की गुणा करते हैं। जब हमने 2 और 7 की गुणा की, हमारा कितना हो गया, 14। आपस में ही गुणा करनी है तो मिल जाएंगे सारे। 2 और 7 की गुणा की, हमारा 14 हुआ। फिर हमने क्या किया, 2 7 की इन दोनों को मिलाकर गुणा की, मतलब कह दो तीनों की गुणा की, तो हमारा कितना आएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। वैसे भी आधा हमारा आ चुका था, 14 28 का आधा, इसके बाद 28 लिख ही देना था। तो ये हमारे गुणनखंड है। तो बी क्या करेगा, 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 7 नंबर वाला, 14 नंबर वाला, 28 नंबर वाला, तो ए के पास नहीं है, इतने उसने उठा के रख लिया अपने पास। फिर खिलाड़ी बी क्या करता है,
फिर खिलाड़ी भी अब ये सभी फिर खिलाड़ी भी मेज पर रखे कार्डों में से एक कार्ड उठाता है। अब मेज पर बचे कार्डों से ए सभी कार्ड उठाता है जिन पर बी के कार्डों की संख्या के गुणनखंड लिखे थे। ठीक है, बी की संख्या के कार्डों के गुणनखंड लिखे थे। अब यह खेल तब तक जारी रहता है जब तक सभी कार्ड ना उठा लिए जाए। ए अपने पास रखे कार्डों पर लिखी संख्याओं को जोड़ता है, बी अपने पास रखे कार्डों की संख्याओं को जोड़ता है जिस खिलाड़ी से अधिक होगा। मतलब ये कुछ नहीं है, मतलब से गुणनखंड सिखाना है, गुणनखंड आपको ऐसे सिखाई देंगे। इसको पढ़ने से मतलब इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, हमें लगा कुछ नई चीज बताएंगे, इन्होंने कुछ खास ऐसी चीज बताई नहीं, बस गुणनखंड निकालने को बोला था तो हमने आपको बताया। ये कह रहे हैं जब हम 20 को 4 गुणे 5 लिखते हैं तो हम पाते हैं कि 4 और 5 संख्या 20 के गुणनखंड। मतलब 20 का मतलब 4 पंजे 20 होता है, तो इसका मतलब 4 जो है 20 का गुणनखंड है, 5 भी 20 का गुणनखंड है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि यह भी कहते हैं 20 जो है 4 और 5 का गुणज है। अब हम उल्टा, अभी तक हम कह रहे थे 4 20 का गुणनखंड है, 5 20 का गुणनखंड है। अब हम उल्टा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 20 जो है 4 और 5 का गुणज है। ठीक है, मतलब गुणा करके आया है। 4 और 5 की जब हमने गुणा की तो हमारा क्या आया? 20 आया। तो हमने बोल दिया 4 और 5 का गुणज क्या है? 20 है। अब इसके लिए क्या बोलेंगे? 20 का गुणनखंड जो है 4 और 5 है। ठीक है, समझ गए किस तरीके से बोलना है? अब 24 को 12 दूनी 24 लिखा है, तो 2 और 12 जो है संख्या 24 के क्या है? गुणनखंड है। 2 और 12 क्या है? 2 और 12 जो फैक्टर्स होते हैं उनको गुणनखंड कहते हैं। ये क्या है? एक फैक्टर है। तो ये फैक्टर किसके हैं? 24 के हैं। ऐसे ही अब हम मल्टीपल की बात करते हैं, गुणज की बात करते हैं, तो 12 और 2 का गुणा क्या हुआ? 24। तो 24 क्या है? 12 और 2 का क्या है? गुणज है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। अब ये कह रहे हैं एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है, तो वो तो पता ही है सबको। ठीक है, फिर प्रयास करने को बोला है 45, 30 और 36 के संभावित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, पहले हम थोड़ा सा पेज को कर लेते हैं बड़ा, फिर करते हैं इसको। यहाँ पे सॉल्व नहीं करने से सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 45 लिखेंगे। 45 के अब हम एक एक चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? 5 से काटेंगे। 5 नहीं 45, फिर हम 3 से काटेंगे। 3 किया 9, फिर हम 3 से करेंगे। 3 एकम 3। तो अब हमारे पास 45 के गुणनखंड क्या आए हैं? ठीक है, 45 के गुणनखंड हमारे पास क्या आए हैं? तो सबसे छोटा है 1, फिर है 3, फिर है 5। अब हम 1 की 3 से गुणा करके देखते हैं, तो 1 तो है, 3 तो है ही। ठीक है, फिर दूसरे वाले 3 से करते हैं तब भी 3 है। 1 की 5 से करते हैं 5 है। अब हम 3 और 3 की गुणा कर लेते हैं। 3 और 3 की गुणा करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। अब हम 5 और 3 की गुणा कर लेते हैं, तो 5 और 3 की गुणा करेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 3 3 की गुणा कर चुके थे, 5 3 की गुणा कर ली। इस वाले पर अगर 3 से करते हैं तो भी हमारा 15 आएगा। डबल चीज हमें लिखनी नहीं है, तो क्या करेंगे? इन तीनों की गुणा कर लेंगे। 9 पना 45। ठीक है, तो यहाँ पे आप कहोगे आधा तो आया नहीं, आधा कैसे आ सकता है? 45 है तो आधा कैसे होगा? 45 का आधा नहीं होता है ना। तो इस तरीके से ये इसके क्या आ गए हैं? गुणनखंड आ गया। बात करते हैं 30 की। ठीक है, 30 के लिए क्या करेंगे हम? 30 का लासा निकालेंगे। 2 से करेंगे, 15 दूनी 30 होता है। अब हम 3 से कर लेंगे, 3 पचे 15 होता है। अब 5 से कर लेंगे, 5 कम 5 होता है। तो 30 के गुणनखंड में क्या आएगा? एक सबसे छोटी है। अब क्या करेंगे? फिर 3 लिख लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे। यहाँ पे क्रॉस को हटा देते हैं क्योंकि क्रॉस तो ले ही नहीं। ऐसे क्रॉस लिख सकते हैं, पर क्रॉस तब लिखेंगे जब फैक्टर्स तुमसे पूछे जाएंगे, लेकिन हमको यहाँ पे गुणनखंड बताने हैं। तो इस तरीके से गुणनखंड फैक्टर्स, हालांकि एक बात होती है जब हम लासा लगाते हैं, लासा निकालते हैं तब क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 3 और 2 की गुणा करेंगे, 6 आ जाएगा। अब हम 3 और 5 की गुणा करेंगे, तो पहले 5 और 2 की छोटे छोटे की गुणा कर लेते हैं, छोटे बड़े की गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 आ जाएगा। फिर हम 3 और 5 की गुणा कर लेंगे, 15 आ जाएगा। अब आधे तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद 30 लिख दो। मतलब तीनों की गुणा कर दो तो 30 आ जाएगा। कितने हुए? 30 के। ठीक है, 30 के क्या क्या निकले हैं? 30 के निकले हैं 1, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। चाहे तो आप सबको चेक करके देख सकते हो, इन सबके पहाड़े में 30 आ रहा है। तीसरा जो है वो है हमारा 36। 36 का करेंगे तो 2 से कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर हम 2 से कर लेंगे, 2 नेम 18।
फिर हम 3 से करेंगे 3 तिया 9, फिर हम 3 से करेंगे 3 एकम 3। ठीक है, तो इस तरीके से 45 के हमारे क्या 36 के क्या निकलेंगे, 1 है, फिर 2 भी है, 3 भी है, फिर 2 2 की गुणा करेंगे 4 आएगा। ठीक है, फिर 2 और 3 की गुणा करेंगे हमारा 6 आएगा। फिर हमारा 7 तो नहीं आएगा, 8 आ सकता है, 8 नहीं आ सकता है, 9 आ सकता है, 3 3 की गुणा करके 9 आ गया। फिर क्या करेंगे, 3 तिया 9 दूनी 18 कर देंगे। ठीक है, या 3 तिया 9 दूनी 18। ठीक है, या 12 भी आ जाएगा, 2 दूनी 4 या 12 12 आएगा, फिर उसके बाद हमारा 18 आएगा, फिर हमारा 18 आ जाएगा, फिर 18 इसके पहुंच गए, आधे तक पहुंच गए, फिर 36 लिख दो। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है लासा विधि से। अब करते हैं आइए गुणनखंडों गुणजों के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के देखें। ठीक है, तो रोचक तथ्य क्या हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं लकड़ी या कागज की कुछ पट्टियां एकत्रित कीजिए, इसके सिरे में ये फालतू की चीजें हैं, इसको मत देखो। आते हैं हम यहाँ पर, इन्होंने मतलब एक तरीका बताया है। हमारे पास क्या है, 15 है, 15 को किस तरीके से, 15 को हम तोड़ेंगे तो 3 3 में 5 बार तोड़ दिया। ठीक है, फिर हमने 3 के टेबल पढ़ा है, बार बार यही कर रहे हैं फालतू चीजें, यहाँ से आप कभी यूज नहीं कर पाओगे, तो इन चीजों को समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें तो वो पढ़ाना है जो इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने संख्याएं 3 6 9 12 15 3 के गुणज, इन्होंने गुणज निकालने की बात की है। तो 3 के पहाड़े में क्या क्या आता है, 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 के पहाड़े में 3 6 इस तरीके से 5 गुणज बोले हैं तो 5 तक लिखेंगे, कई सारे बोले हैं तो डॉट डॉट लगा देंगे। एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, मतलब एक तो सबके गुणनखंड में आएगा। 4 के गुणज की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 का पहाड़ा लिख दो। अब इन्होंने बताया नहीं कहां तक, तो डॉट 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 लगा दो। ठीक है, 3 के गुणजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे स्टार्ट होंगे। ठीक है, और आगे तक यहां तक बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और आपको एक और बात बता देते हैं कि गुणनखंड जो होता है, ठीक है, गुणनखंड जो होता है उसमें क्या होता है, वो उसको पहचानते कैसे, गुणनखंड 1 से स्टार्ट होता है और खुद पे खत्म होता है, खुद पे खत्म होता है। और जो गुण जो होता है वो खुद से स्टार्ट होता है। ठीक है, खुद से स्टार्ट होता है, और जितना बोला जाए 5 बताओ 6 बताओ वहां तक, या अनंत तक, अनंत पर खत्म होता है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है क्या 7 स्वयं का गुणनखंड हो सकता है, तो बिल्कुल 7 के गुणनखंड ये है तो 7 का गुणनखंड है। ठीक है, 10 के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो 10 के गुणनखंड निकालेंगे 1 2 5 इतने के पहाड़े में आते हैं, और 10। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। 15 के बारे में क्या सोचते हो, तो 15 1 3 5 और 15, बस ये 15 के हो गए। ठीक है, ये कह रहे हैं हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। ठीक है, मतलब खुद हम अभी हम जो हमने बताया था, गुणनखंड में खुद भी आते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं खुद पे पहुंचते हैं, गुणज में खुद से स्टार्ट करते हैं अनंत तक जाते। फिर ये 16 के गुणनखंड जो इन्होंने ये बताया 1 से स्टार्ट किया 16 तक चले, इन गुणनखंडों में आप क्या कोई ऐसा गुणनखंड जान सकते हो जो 16 को विभाजित ना करता हो। 20 और 36 के लिए उपरोक्त कथन जांचिए। तो 8 जो है, 8 के पहाड़ी में 16 नहीं आता है, सॉरी 8 के पहाड़ी में 16 आता है, 4 को 16 आता है, 2 8 16 आता है, 16 कम 16, ऐसा कोई भी में इसमें नहीं है जो 16 के पहाड़ी में नहीं आता है। ठीक है, ये क्रॉस हो जाएगा हमारा। 20 के गुणनखंड निकालने हैं तो 20 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो लासा विधि से आपको फिर से बता देते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 2 दामन 20, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 से करेंगे, 5 एकम 5, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 के पहले 4 भी आएगा क्योंकि इनकी 2 2 की गुणा हमारी 4 आ सकती है। ठीक है, तो 4 लिख देंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर हम 5 दूनी 10 लिख देंगे, फिर हम 20 लिख देंगे, आधे तक पहुंच गए, फिर 20 लिख दिया। 16 का वही कर लेते हैं, 16 का हम लासा निकालेंगे, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 16 के गुणनखंड हमारे 1 होगा, 2 होगा, 2 2 की गुणा भी हमारी 4 आ रही है, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ रहा है,
आधे तक पहुंच गए, अब सबकी गुणा कर दो, 16 आ जाएगा। ठीक है। फिर ये कह रहे हैं एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। ठीक है, मतलब इसके जो प्रत्येक गुणनखंड है इस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करते हैं, ये मतलब है, मतलब पूरा पूरा काटते हैं। 34 के गुणनखंड ये है, इनमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा गुणनखंड ये है। अन्य गुणनखंड 1, 2, 17 34 से छोटे हैं। 64, 81, 56 के लिए इस कथन की जांच कीजिए। अब मतलब हमें 64, 81 और 56 के लिए निकालना है। ठीक है, तो वही टाइम देख लेते हैं। टाइम 1:10 हो रहा है। 64 का निकालना है भाई, देखना है सब, वरना मेरी मेहनत बर्बाद जाने वाली है। बहुत मेहनत लगती है बनाने में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बार बार करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मेहनत लगती है बहुत, इन सब कामों में बहुत मेहनत लगती है, मेरी आंखें रेड हो गई हैं पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, वरना मैं एंड करने को कोई बात नहीं है, पर हमारी वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो भाई, 2 से करते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 छगे 12, 2 1 कम 2, 2 छगे 12, फिर 2 से करेंगे, 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छकू 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 कम 2। ठीक है, तो इसकी जो 64 के गुणनखंड निकालना है। 64 के गुणनखंड हमारे क्या आ जाए, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी आ रहा है, 4 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 के बाद 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 के बाद 64 हो जाएगा। ये हमारे गुणनखंड निकल के आए। सबकी गुणा करके देखेंगे आपस में। फिर 81 की बात की है, तो 81 में भी यही चलेगा, जैसे यहाँ पे 2 का टेबल चल रहा है ना, 2 का टेबल नहीं चलेंगे, 2 का मल्टीपल चल रहा है। देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ऐसे ही 81 का निकल के आएगा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इन्होंने बोला था। देखो, 1 लिख लेंगे, 1 के बाद 3 के पढ़ने में तो होता ही है कि 3 का मल्टीपल लिखेंगे, जैसे 3 तिया 9, क्योंकि इसमें जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 3 3 ही आएगा। ठीक है, 3 तिया 9 तिया 27 आएगा, 27, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। बस ये हो गया इसके गुणनखंड। फिर उन्होंने 56 की बात की है, भाई 56 के तो निकालने पड़ेंगे, तो 56 यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, फिर हम करेंगे 7 एकम 9। ठीक है, तो हमारे पास 56 के लिए क्या क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, क्योंकि 2 2 की गुणा 4 होगी, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, लेकिन 7 पहले लिखा जाएगा। ठीक है, फिर 8 लिख देते हैं, फिर 7 और 2 की गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14 आ जाएगा। फिर 7 2 2 की गुणा करेंगे, मतलब 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 लिख देंगे। अब हम आधे पर पहुंच चुके हैं, फिर 56 लिख दो। ये इसके गुणनखंड हो गए। फिर आगे बोल रहे हैं, ऐसे ही इनके निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या हो तो इनके भी निकाल सकते हैं। एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या अपरिमित होती है। एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, फाइनाइट होती है। मैं सोची कि अपरिमित कैसे हो सकती है, मुझे लगा अपरिमित हो गया। परिमित मतलब गिनी, मतलब एक सेलेक्टेड नंबर होती है, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि अनंत होती है। गुणनखंड कभी हमारे अनंत नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा खुद पे खत्म होते हैं, एक से शुरू होते हैं, खुद पे खत्म होते हैं, मतलब इनकी संख्या परिमित है, फाइनाइट है। पर गुणज जो होते हैं वो खुद से शुरू होते हैं, इनफाइनाइट पे खत्म होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, अपरिमित होते हैं। आया समझ में? तो ये 5 के क्या है, गुणज है। 5 का पहाड़ा लिख दो, लिखते चलो। अगर इन्होंने बोला है 5 तक लिखो, 5 गुणज हो जाओ, तो 5 तक, 5 का पहाड़ा 5 तक लिख दो। ठीक है, ये रहे 7 के गुणज, 7 का पहाड़ा लिख दो। ठीक है, एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या कैसी होती है, अपरिमित होती है। ठीक है, कैसी होती है, अपरिमित होती है। इसमें बोला इनने परिमित होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इनफाइनाइट तक जाती है इसलिए अपरिमित होती है, यहाँ पे लिखा है इनफाइनाइट। ठीक है, क्या 7 की क्लास का गुणज है, स्वयं 7 स्वयं का गुणज है? हाँ, तो 7 है, तो भाई 7 स्वयं का गुणज है बिल्कुल, क्योंकि ये 7 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 7 से स्टार्ट होता है, तो 7 का गुणज तो है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होती है। इस तरीके से ये इन्होंने बता दिया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 6 के सभी गुणनखंड ये हैं। तो हमने क्या किया, ये जितने भी गुणनखंड हमारे निकले हैं इनका हमने योग कर दिया। ठीक है, योग जब हमने किया तो हमारे पास 12 आया। ठीक है, 12 का मतलब होता है 2 गुणे में 6। हम प्राप्त करते हैं कि 6 की सभी गुणनखंडों का योग 6 का दुगना है। मतलब इसके सभी गुणनखंडों का योग जो आया है कितना आया, 12। इसका क्या है, इसका 6 का 2 गुना है। ठीक है, 12। ठीक है, ऐसे ही करें 28 के सभी गुणनखंड हमारे ये हैं। इन्हें जोड़ने पर हम क्या प्राप्त करते हैं, इनके जोड़ने पर हम 56 प्राप्त करते हैं, जो कि क्या है 28 का दुगना है। तो इससे क्या रूल निकल के आया है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो एक संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। ठीक है, तो 6 और 28 क्या है, एक परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या है। ठीक है, तो संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिनके हम फैक्टर निकालें, उन फैक्टरों का योग जो होता है वो उस संख्या का दुगना होना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं अपना उदाहरण नंबर 1। ये कह रहा है 68 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 68 के सभी गुणनखंडों को लिखना है, तो हमने 68 एकम 68 किया, ये इनका तरीका है। 68 को हमने जब 2 से भाग किया, मतलब 2 से भाग किया तो 34 दूनी 68 हुआ, फिर 4, फिर हमने 3 से भाग करके देखा, ये इन्होंने नहीं दिखाया, फिर हम 4 से भाग करके देखे, फिर 17 से भाग करके देखे, इन्होंने बीच की संख्या कुछ नहीं दिखाई। आप ऐसे करने बैठोगे ना, करते रह जाओगे, आपका टाइम पूरा खत्म हो जाएगा। जो मैंने तरीका बताया है मुझसे करना। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से गुणनखंड आए हैं, ये गुणनखंड आए हैं। आइए हम आपको करके भी दिखा देते हैं। 68, ठीक है, लासा इसका ले, ठीक है, 2 से कर लेते हैं, 2 तिया थे, 2 चकु 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब 17 बार में करेंगे, 17 एकम 17। तो सबसे छोटी संख्या 1 हमने लिख दी, फिर हमने 2 को लिख दिया, फिर 2 2 की गुणा 4 आएगी जो कि 7 से छोटी है, तो इसको भी लिख दिया। यहाँ पे हमारा 17 होगा, फिर हमने 17 को लिख दिया, फिर हमने आधे 17 के बाद हमने क्या किया, 17 दूनी 34 होता है, 34 को लिख दिया, फिर हमने तीनों की गुणा कर दी जो कि हमारा 68 आ गया। इस तरीके से करो। ठीक है, 36 के गुणनखंड हमें ज्ञात करने, 36 के गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो 36 के गुणनखंड हमारे क्या दिए गए हैं, हम निकाल लेते हैं 36 को गुणन। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 बटे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 में 18, फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9, फिर करेंगे 3 एकम 3, तो 1 लिख दिया हमने। ठीक है, 2 भी है, 2 भी लिख दिया, फिर हमने 3 भी लिख दिया, 3 भी था ना, 3 भी लिख दिया हमने। फिर हमने 2 2 की गुणा की 4 आ रहा था, 4 लिख दिया, फिर 2 और 3 की गुणा की हमारा 6 आ रहा था, लिख दिया। फिर हमने 2 दूनी 4, 4 तिया 12, हमने 3 3 की गुणा की, उसकी भी गुणा करने पे 12 से अभी कम आ रहा है, तो पहले इसको लिख देंगे, 9 को लिख देंगे। फिर हमने 3 तिया 9, 9 9 दूनी 18 हो रहा है, क्या इससे भी कम आ सकता है, आ सकता है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 करेंगे तो 12 लिख देंगे, फिर हम 18 लिख देंगे, आधे तक पहुंच गया, फिर 36 लिख दिया। इस तरीके से गुणनखंड हो गए। फिर ये कह रहे हैं 6 के सभी 5 गुणज लिखो, तो 6 के 5 गुणे लिखना है, तो 6 का 12 पंजे तक लिख दो, 5 तक लिख दो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। तो ये हो गया हमारे 6 के सारे गुणज। ठीक है, अब हमारी एक्सरसाइज 3.1, इसको हम पूरा जो हमारी एक्सरसाइज खत्म हो, पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कराएंगे। तो अगर आज की क्लास पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, आप लोग भूल जाते हो, तो वीडियोस को शेयर जरूर